मैं राहुल जोशी गुरुकुल पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी को, इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे राज्य लोक सेवा आयोग को तथा साथ ही हम डिस्कस करेंगे संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग को। तो संघ लोक सेवा आयोग के जो नए अध्यक्ष हैं ये अपॉइंट हुए आपके प्रदीप जोशी। इनका जो कार्यकाल है वो रहेगा 2022 तक। राज्य की अगर हम बात करें तो ये उत्तराखंड राज्य से बिलोंग करते हैं और उत्तराखंड राज्य में एक डिस्ट्रिक्ट है अल्मोड़ा। प्रदीप जोशी जी की अगर हम बात करें तो प्रदीप जोशी जी जो हैं वो इससे पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के क्या रह चुके हैं, चेयरमैन रह चुके हैं। इन्होंने जो स्थान लिया है वो लिया है अरविंद सक्सेना का। स्थान इन्होंने लिया है अरविंद सक्सेना का। स्थान इन्होंने लिया है अरविंद सक्सेना का। तो ये तो आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन आपकी हो गई कि प्रदीप जोशी जी के बारे में। अब हम बात करेंगे लोक सेवा आयोग के इतिहास के बारे में। भारत में जो है लोक सेवा आयोग का जो गठन किया गया था वो किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत, यानी भारत शासन अधिनियम 1919 में प्रावधान किया गया था लोक सेवा आयोग के गठन का। इसके तहत प्रावधान किया गया था। उसके बाद ली कमीशन की सिफारिश पर, किसकी? ली कमीशन की सिफारिश पर, ली कमीशन की सिफारिश पर 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। ठीक, इसको हम जो है फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं। 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। लोक सेवा आयोग। उसके बाद 1935 में संघीय लोक सेवा आयोग बना। इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? संघीय लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग। इसके बाद संविधान लागू होने के बाद 1950 में इसका नाम कर दिया गया संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ली कमीशन की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था और इसका प्रावधान किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि इस एक्ट के तहत भारत में क्या आया था? प्रांतों में द्वैत शासन आया था। कहां आया था द्वैत शासन? प्रांतों में। ठीक है, तो वहां पर कोई ऑप्शन आपका होता है 1919, एक ऑप्शन आपका होता है 1909। तो आप कैसे याद करेंगे द्वैत शासन को? द्वैत मतलब दो 19 मतलब आपका क्या हो गया? सीधे सीधे द्वैत शासन। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके जो संघ लोक सेवा आयोग है, संविधान में इसका जो वर्णन है वो किन किन अनुच्छेदों में किया गया है। तो संघ लोक सेवा आयोग जो आपका है वो अनुच्छेद 315 से
323 तक है। कहां तक है? 315 से 323। अब हम बात करते हैं इसकी संरचना की, यानी इसके स्ट्रक्चर की। संघ लोक सेवा आयोग में आपका एक अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष प्लस अन्य सदस्य, एक अध्यक्ष प्लस अन्य सदस्य। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सदस्यों की जो संख्या है, सदस्यों की संख्या जो है वो फिक्स नहीं है, और सदस्यों की संख्या का जो निर्धारण किया जाता है वो किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों की संख्या का निर्धारण किया जाता है। सदस्यों की संख्या का निर्धारण किया जाता है। इसका मतलब यह है कि संघ लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य होंगे, इसको डिसाइड कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। इसको इस तरीके से समझिए, जैसे इलेक्शन कमीशन होता है, इलेक्शन कमीशन में टोटल 3 मेंबर फिक्स है, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य होंगे इनकी संख्या फिक्स नहीं है, और इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। और जो ये सदस्य होते हैं ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते, पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते, यानी इनको जो है वो रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता, इनको रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता। जैसे प्रदीप जोशी जी जो है चेयरमैन है तो दोबारा चेयरमैन नहीं बन सकते, कोई अन्य सदस्य है तो दोबारा सदस्य नहीं बन सकता, और लेकिन कोई सदस्य जो है वो क्या बन सकता है? अध्यक्ष बन सकता है। इस बात का ध्यान रखना, जो पद उसके पास होगा उस पर वो रीअपॉइंट नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके पहले अनुच्छेद की, अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 में जो है वो 3 बातों का जिक्र है। पहली बात, संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग होगा, एक संघ लोक सेवा आयोग होगा। इसके बाद अगर हम बात करें राज्यों के लिए क्या होगा? राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। इसके बाद तीसरी चीज जो इसमें कही गई है वो ये कही गई है कि यदि 2 या 2 से अधिक राज्य चाहें तो 2 या 2 से अधिक अगर राज्य चाहें तो संसद विधि द्वारा, मतलब कानून द्वारा, लॉ के द्वारा उनके लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कर सकती है। संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है। ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 316। अनुच्छेद 316 316 में एक आ गया है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की जो नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक। उसके बाद अगला अनुच्छेद इसमें आता है अनुच्छेद 316 को। इसमें जो है इनके कार्यकाल का वर्णन किया गया है। इनके कार्यकाल का वर्णन किया गया है। कार्यकाल यानी इनका कार्यकाल कितना होगा। कार्यकाल की अगर हम बात करें तो इनका कार्यकाल आपका होता है 65 वर्ष या 6 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो। ठीक है।
जैसे प्रदीप जोशी जी का कार्यकाल कितना है, तो 2022 तक उनका कार्यकाल है, तो उनको 2022 तक जो है 65 वर्ष क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 317। अनुच्छेद 317 317 की अगर हम बात करें तो 317 में जो है इनके रिमूवल के बारे में बताया गया है। इनके रिमूवल के बारे में, यानी इनको इनके पद से किस प्रकार से हटाया जाएगा उसके बारे में बात की गई है। रिमूवल का अगर मामला है, अगर रिमूवल का मामला किसका है, कदाचार का है, ठीक। और इस मामले में इसको किसके द्वारा हटाया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा हटाया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन उसके लिए उसको क्या करनी पड़ेगी, एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। सबसे पहले जो है कदाचार के मामले को, कदाचार के मामले को उसको भेजना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के पास। किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 145 का इस्तेमाल करेगा। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 145 के तहत मामले की क्या करेगा, जांच करेगा। मामले की जांच करेगा, ठीक। मामले की जांच जब वो करेगा और उसके बाद जो रिपोर्ट वो राष्ट्रपति को भेजेगा, यानी जो अपनी राय राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति को उसको मानने के लिए क्या होना पड़ेगा, बाध्य। राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा। वो जो भी रिकमेंडेशन देगा उसको प्रेसिडेंट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जब चेयरमैन या सदस्य को हटाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट जो रिकमेंडेशन देता है प्रेसिडेंट को, उसके लिए बाइंड होती है या नहीं होती है, तो उसके लिए क्या होती है, वो बाइंड होती है। अगर कदाचार का मामला नहीं बनता है तो फिर 3 ग्राउंड्स के आधार पर जो है इनको हटाया जा सकता है, और उसमें भी जो हटाएगा वो कौन हटाएगा, राष्ट्रपति हटाएगा। लेकिन उसके ग्राउंड जो है वो हमको याद करने पड़ेंगे। तो कदाचार के अलावा जो है जो ग्राउंड्स हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। पहला जो ग्राउंड आपका है वो है, वो क्या हो चुका हो, दिवालिया। क्या हो चुका हो, दिवालिया, मतलब इंसॉल्वेंट एक तरीके से मान सकते हो, बैंक करप्ट हो चुका हो, ठीक। दूसरी अगर हम बात करें राष्ट्रपति की नजरों में, किसकी नजरों में, राष्ट्रपति की नजरों में, राष्ट्रपति की नजरों में अगर हम बात करें तो वो मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम, मानसिक या शारीरिक रूप से क्या हो, अक्षम। ठीक हो गया। तीसरा जो ग्राउंड है, पहला ग्राउंड है दिवालिया हो, दूसरा है राष्ट्रपति की नजरों में मानसिक या शारीरिक रूप से क्या हो, अक्षम। तीसरा है पदीय कर्तव्य से बाहर वेतनिक नियोजन में लगाओ, वेतनिक नियोजन में लगाओ। पदीय कर्तव्य से बाहर जो है वेतनिक को नियोजन में लगाओ। तो इन ग्राउंड्स पर जो है इनको हटाया जाता है, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं इनकी योग्यता, यानी क्या योग्यता आपको होनी चाहिए कि आप लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य बन सकें। योग्यता केवल इतना संविधान में लिखा हुआ है कि वो 10 वर्षों से भारत सरकार के अधीन 10 वर्षों से भारत सरकार के अधीन कार्य कर रहे हो। इस बात का भी आप क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। इतना ही योग्यता लिखी हुई है, इसके अलावा कोई योग्यता उसमें लिखी गई नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें
कि जो यूपीएससी के चेयरमैन होते हैं वो अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं। यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं अनुच्छेद 323 के तहत अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं, राष्ट्रपति को। किसको देते हैं अपनी रिपोर्ट, राष्ट्रपति को। ठीक, रिपोर्ट किसको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। और इस रिपोर्ट को राष्ट्रपति किसके समक्ष रखवाता है, संसद के समक्ष। इस रिपोर्ट को राष्ट्रपति किसके समक्ष रखवाएगा, संसद के समक्ष। रिपोर्ट किसको देंगे, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को जो है पार्लियामेंट के सामने फिर उसके बाद प्रेजेंट करेगा। एक क्वेश्चन इसमें बढ़िया ये बन सकता है कि यूपीएससी जो सरकार को क्या देती है, सलाह। यूपीएससी जो है सरकार को जो सलाह देती है तो क्या सरकार उसको मानने के लिए बाध्य है या नहीं। तो सरकार उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है सरकार। एक स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन दिया जा सकता है और सरकार जो है सलाह मानने के लिए बाध्य बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें इनके वेतन भत्तों और पेंशन। ठीक, वेतन भत्ते और जो पेंशन होते हैं वो भारत सरकार की संचित निधि पर भारित होते हैं। किस पर भारित होते हैं, संचित निधि पर भारित होते हैं। और ये स्टेटमेंट जो है कई बार पेपर में आपका क्वेश्चन गलत कर सकता है, क्योंकि संचित निधि के बदले वो क्या दे देगा, आकस्मिक निधि दे देगा। और वहां पर हमको ध्यान नहीं होता है कि संचित निधि पर भारित होता है कि आकस्मिक निधि पर भारित होता है। ठीक है, पॉलिटी में अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सारे क्वेश्चन लगभग सही कर लेते हो। कॉन्सेप्ट अगर गलत है तो उसके बाद क्वेश्चन सही होने की संभावना इसमें काफी ज्यादा कम रह जाती है। उसके बाद एक चीज ध्यान रखना कि इनके जो वेतन भत्ते या पेंशन है इसमें जो है किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता। अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक हो गया। अलाभकारी परिवर्तन का मतलब है इनकी सैलरी में नेगेटिव चेंज नहीं किया जाता। सैलरी बढ़ाई तो जा सकती है, परिवर्तन सैलरी में किया जा सकता है, लेकिन सैलरी को रिड्यूस हम नहीं कर सकते। ठीक, ये तो हमने पूरा यूपीएससी को डिस्कस कर लिया। अब हम जो है तीनों जो आयोग हैं, यूपीएससी, स्टेट पीएससी और ज्वाइंट जेपीएससी को एक चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे और वो एग्जाम में आपके काफी ज्यादा मदद करेगा। तो मैं यहां पर आपके 3 कॉलम बना रहा हूं, उन कॉलमों को आप ध्यान से अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। एक तरफ मैं लिख रहा हूं यूपीएससी, दूसरी तरफ मैं लिख रहा हूं स्टेट पीएससी यानी राज्य लोक सेवा आयोग, तीसरी मैं बात कर रहा हूं जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक हो गया। सबसे पहले हम बात करेंगे नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट। यूपीएससी के चेयरमैन का जो अपॉइंटमेंट होगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक, राज्य लोक सेवा आयोग का अपॉइंटमेंट राज्यपाल, गवर्नर। इसके बाद जेपीएससी में अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर इनको इस्तीफा देना होगा यानी रिजाइन अगर इनको देना होगा, इस्तीफा और अगर इनको देना होगा तो यूपीएससी का चेयरमैन जो इस्तीफा देगा किसको देगा, राष्ट्रपति को। राज्य लोक सेवा आयोग का इस्तीफा जाएगा राज्यपाल को और जेपीएससी का जो इस्तीफा जाएगा वो जाएगा राष्ट्रपति को। तीसरी हम बात करते हैं रिपोर्ट की। यूपीएससी का चेयरमैन जो अपनी रिपोर्ट देगा वो किसको देगा, राष्ट्रपति को रिपोर्ट देगा। ठीक, राज्य लोक सेवा आयोग का जो चेयरमैन होगा वो रिपोर्ट किसको देगा, राज्यपाल को देगा। और जेपीएससी का जो चेयरमैन आपका होगा वो रिपोर्ट किसको देगा, राज्यपाल को देगा। किसको देगा, राज्यपाल। चौथा हम बात करते हैं इसमें रिटायरमेंट एज यानी टर्म। यूपीएससी का जो टर्म आपका होगा वो होगा 65 वर्ष
65 वर्ष या 6 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो। इधर जो रिटायरमेंट एज होगी वो 62 वर्ष या 6 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो। उसके बाद जेपीएससी में जो होगा वो आपका होगा 62 वर्ष या 6 वर्ष। ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक होता है एग्जाम में, क्योंकि थोड़ा सा अगर बदलाव कर देगा वो अगर कर देगा 62 वर्ष या 5 साल, वहां पर एग्जाम में कंफ्यूजन पक्का क्रिएट होगा। तो सिंपल सा याद रखना, यहां पर भी 6 है, यहां पर भी 6 है, यहां पर भी 6 है, यहां पर भी 6 है। ठीक है, तो 5 वर्ष नहीं है, कितना वर्ष है? 6 वर्ष है। ये भी हमने इसमें डिस्कस कर लिया। अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट इसमें है कि जितने भी इसमें आर्टिकल होंगे उन आर्टिकल्स को जो है आप क्या करोगे, इस चैप्टर को खत्म होने के बाद सीरीज वाइज लिखना। पहले लिखना 15, फिर 16, 315, 316, उसके बाद 317, उसके बाद जो है जो सुप्रीम कोर्ट वाला आर्टिकल था, और उसके बाद जो है 323 वाला। ठीक है, इस प्रकार से जो है हमने इसको कंप्लीट कर लिया। हमारा टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपकी फ्री में आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है। हर सैटरडे को उसमें टेस्ट होता है। ठीक, तो ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। तो जो है आपको अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।